यस। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई सही तरीके से चल रहा होगा, लाजवाब चल रहा होगा। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेक्चर। दोस्त, जैसे कि हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया को समाप्त करने का काम किया, आज से हम लोगों का एक नया वीडियो, इस सीरीज़ का नया लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान कैसे बना उसे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत के संविधान के बनने की कहानी को क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए दोस्त, कहानी स्टार्ट होती है 1917 से। 1917 से 1917 में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोंटेगू स्टेटमेंट आता है। इस मोंटेगू स्टेटमेंट में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय के, मोंटेगू, वो क्या करते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का वादा करते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का क्या करते हैं, वादा करते हैं। और इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के वादा को पूरा करने के लिए वर्ष 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में क्या था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रयास था। फिर इस 1919 के जो एक्ट था, जो कानून था, इसमें एक प्रोविज़न बनाया गया कि अगले 10 साल के बाद एक स्टेटुअरी कमीशन नाम का एक आयोग बनाया जाएगा अगले 10 साल के बाद, जो क्या करेगा कि भारत में जो संवैधानिक रिफॉर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, उस पर क्या करेगा, रिपोर्ट पब्लिश करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा। तो दोस्त, इस बैकग्राउंड में क्या होता है कि वर्ष 1927 में एक स्टेटुअरी कमीशन बनाया गया, जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन का दोस्त जो एक मेजर मैंडेट था, वो ये था कि ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करना था कि भारत में संवैधानिक रिफॉर्म के डायरेक्शन में कितना काम हुआ है, ये करना था। बट इसमें एक इशू ये था कि ये जो है 7 मेंबर का एक कमीशन था, बट इसमें सभी के सभी क्या थे, ऑल द मेंबर्स आर वाइट। सभी मेंबर इसमें क्या थे, अंग्रेज थे। इस कारण से क्या होता है कि भारत के सभी पार्टी ऑल द पार्टीज इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जब जब दोस्त साइमन कमीशन का सभी पार्टी जो है विरोध करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे वार्किन हेड। उस समय जो थे दोस्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे लॉर्ड बार्किन हेड। 1927 के टाइम में दोस्त एक भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो थे लॉर्ड बार्किन हेड। लॉर्ड बार्किन हेड का दोस्त उस समय एक क्या आता है, स्टेटमेंट आता है। लॉर्ड बार्किन हेड कहते हैं कि जो इंडियंस के पास यह क्षमता नहीं है कि वो क्या करता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकता है। इनका कहना था कि भारतीयों के पास यह क्षमता नहीं है कि वो अपने देश के लिए एक संविधान बना सके, एक क्या कर सके, संविधान को बना सके। तो दोस्त, इस लॉर्ड बार्किन हेड जो थे, लॉर्ड बार्किन हेड के स्टेटमेंट को, के विचार को चैलेंज देने के लिए, इसे चैलेंज देने के लिए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, इनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन हुआ। जो कमेटी क्या करता है कि वर्ष 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करता है। और ये जो दोस्त नेहरू रिपोर्ट था, ये इंडियंस के द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास था। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने का यह पहला प्रयास था। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने का पहला काम जो है कौन करता है, नेहरू रिपोर्ट में कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। वो प्रयास किया गया लॉर्ड बार्किन हेड, उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उनके विचार को चैलेंज करने के लिए कि भारतीयों के पास यह क्षमता है कि वो अपना संविधान बना सकता है, भारतीयों को अंग्रेज का जो जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से क्या किया, चैलेंज किया गया। फिर दोस्त क्या होता है कि सबसे पहली बार कोई भारतीय, देखिए दोस्त क्या है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत पड़ती है। तो हालांकि संविधान पर जो चर्चा है वो तो विगत जो पिछले कई वर्षों से चल रहा था, पर संविधान बनाने के लिए जो एक संस्था होती है, जो संविधान बनाने के लिए जो संविधान का एक बॉडी होगा, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट जिसे हम लोग बोलेंगे दोस्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा। तो इस संविधान सभा के लिए जो पहला डिमांड था, जो पहला मांग था, वो मांग रखा गया उस समय के एक कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे एम एन राय। एम एन राय जो है क्या करते हैं कि पहली बार संविधान सभा का मांग करते हैं, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का मांग करते हैं। ये दोस्त वर्ष 1934 में किया जाता है। तो इसमें दोनों फैक्ट्स जो है दोस्त याद रखने वाली है। एक एम एन राय, किसने डिमांड किया था पहली बार, तो एम एन राय वर्ष 1934 में इन्होंने किया था। फिर क्या होता है कि वर्ष 1935 में, फिर जाकर के वर्ष 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसे हम लोग आमतौर पर कांग्रेस नाम से जानते हैं, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम लोग आगे चल करके आईएनसी नाम से पुकारेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दोस्त 1935 में क्या करता है कि पहली बार ऑफिशियली डिमांड करता है, पहली बार ऑफिशियली जो है वो डिमांड करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार डिमांड करेगा कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एम एन राय 1934 में डिमांड करती है कि उसके एक साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली बोला कि हमें एक संविधान सभा चाहिए भारत के लिए संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। फिर दोस्त क्या होता है कि वर्ष 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या होता है कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया और इन्होंने कहा कि भारत के लिए जो है एक संविधान होना, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज़ाद भारत के लिए एक संविधान बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो संविधान बनाया जाएगा वो किसी एक्सटर्नल पावर जो ब्रिटिशर्स था उसके इंटरफेरेंस के बिना बनाया जाएगा। इसके मतलब आज़ाद भारत के लिए जो संविधान बनेगा वो भारतीय के द्वारा ही बनाया जाएगा। यह 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है क्या करते हैं, क्लियर करने का काम करते हैं। फिर क्या होता है दोस्त, इस समय जो नेशनल मूवमेंट में जो विभिन्न प्रकार के डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के, संविधान सभा को लेकर के, इस संविधान सभा के डिमांड को दोस्त क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सेप्ट किया, ब्रिटिशर्स जो है इसे कई बार एक्सेप्ट किया। जैसे कि दोस्त ब्रिटिशर्स इसे सबसे पहली बार जो है अगस्त ऑफर 1940, अगस्त ऑफर 1940 में पहली बार, इस चीज़ को याद रखिएगा कि ब्रिटिशर जो है पहली बार भारतीयों का जो डिमांड था संविधान सभा के लिए, उसे ब्रिटिशर्स पहली बार वर्ष 1940 में क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है। अगस्त ऑफर के जरिए ब्रिटिश सरकार यह बोला कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इस समय जो है 1939 से 1945 के बीच एक दूसरे विश्व युद्ध की एक क्या था कि एक ग्लोबल ये था, एक वार चल रहा था उस समय। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद ब्रिटिश सरकार बोला कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पर इस ऑफर को दोस्त क्या हुआ कि सभी पार्टी मिलकर रिजेक्ट कर देता है। और यह रिजेक्ट क्यों किया, इसका कारण हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। बट अभी यहाँ पर जानने का फैक्ट यही है कि पहली बार जो है संविधान सभा के लिए ब्रिटिशर्स जो एक्सेप्ट किया वो अगस्त ऑफर 1940 में किया। फिर इसके बाद दोस्त आता है क्रिप्स मिशन। फिर क्रिप्स मिशन आता है वर्ष 1942 में। इसमें भी एक संविधान सभा बनाने का क्या करता है कि प्रपोजल देता है, बट इस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अल्टीमेटली वर्ष 1946 क्या होता है दोस्त कि वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिशन आता है भारत में। वो प्रपोज करता है एक संविधान सभा। इसके बेसिस पर ये जो कैबिनेट मिशन जो सिफारिश किया भारत के लिए संविधान सभा, इसे भारत के जो सभी पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी थे, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और भारत में जो संविधान सभा बना, भारत में जो संविधान सभा बना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, वो इसी कैबिनेट मिशन के जो प्लान था उस पर बेस्ड था। तो कैबिनेट मिशन प्लान पर क्या था दोस्त, बेस्ड था। तो हम लोग याद रखें कि भारतीय संविधान सभा जो था वो कैबिनेट मिशन पर आधारित था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या था ये दोस्त, वो आधारित था।
अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे कि संविधान सभा का जो कंपोजिशन था उस कंपोजिशन को जानने का क्या करेंगे, काम करेंगे। कंपोजिशन, संविधान सभा का कंपोजिशन क्या था। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार, जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसके अनुसार फ्रेंड क्या होता है कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित इंडिया भारत, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आता है, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके लिए बोला गया अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कि टोटल 389 सीट्स होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टोटल 389 सीट्स। इस 389 सीट्स में बोला गया कि जो 296 होगा, 296 वो ब्रिटिश प्रोविंसेस होगा, क्योंकि अंग्रेज शासन के दौरान क्या था कि भारत का कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार के द्वारा डायरेक्टली रूल किया जाता था और कुछ हिस्सा जो भारतीय राजा रजवाड़ा था उसके द्वारा रूल किया जाता था, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनडायरेक्ट रूल किया जाता था। तो इस कारण से क्या हुआ कि 296 सीट्स जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था उसे अलॉट किया गया, और इसके साथ साथ 93 सीट्स, 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को, और ये प्रिंसली स्टेट्स को, 93 सीट्स पोस्ट प्रिंसली स्टेट्स को एंड ये ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट किया गया। और इस 296 सीट्स में क्या था कि जो 4 सीट था, जो 4 सीट था वो था कमिश्नरेट एरिया, जो चीफ कमिश्नर्स एरिया था उस समय, जो चीफ कमिश्नर एरिया हुआ करता था। और 292 सीट्स, जो 292 सीट्स था वो डायरेक्ट था कहाँ से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से। तो टोटल 389 सीट्स हुआ करता था, और इस 389 सीट्स में कुछ प्रिंसली स्टेट और कुछ जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था वहाँ पे। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, ये जो 296 सीट्स दिया गया, ये भी दो पार्ट में बांट दिया गया, 4 दे दिया गया चीफ कमिश्नरेट एरियाज को, और 292 जो डायरेक्टली जो ब्रिटिश के द्वारा गवर्न किया जाता है। ये था फ्रेंड पहला प्रोविज़न। और इसमें सेकेंड प्रोविज़न ये था दोस्त कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें उसके जो पॉपुलेशन है प्रिंसली स्टेट को, उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, सीट्स मिलेगा। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर अगर किसी प्रिंसली स्टेट्स में 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो इस 10 लाख पॉपुलेशन पे क्या मिलेगा, एक सीट मिलेगा, एक सीट मिलेगा। या फिर अगर कोई प्रिंसली स्टेट में 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि 20 लाख, 30 लाख, तो उसे 20 लाख के केस में 2 सीट, 30 लाख के केस में 3 सीट। या फिर अगर किसी प्रिंसली स्टेट्स में 10 लाख से कम का पॉपुलेशन है, जैसे कि कोई छोटा प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ पे 1 लाख का पॉपुलेशन है, कहीं 5 लाख का पॉपुलेशन है, कहीं पर 4 लाख का पॉपुलेशन है, तो इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके 5, 4 और 1 मिला करके 10 लाख पड़ता है। फिर इन तीनों को मिला करके एक सीट क्या किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, एक सीट अलॉट किया जाएगा। तो एक सीट 10 लाख की पॉपुलेशन पर दिया जाएगा। दूसरा प्रोविज़न ये था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रोविज़न पर। जो दोस्त इसमें प्रोविज़न था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, इसमें बोला गया कि जो सीट्स है वो 3 भाग में बांट दिया जाएगा। उसमें से एक था दोस्त मुस्लिम, दूसरा था सिख, और तीसरा था जनरल। ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो सीट्स, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो हिस्से में सीट मिला 296 सीट्स, 296 सीट्स उसे 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में दोस्त सभी कम्युनिटी आते थे एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख, मुस्लिम और सिख छोड़ करके वो सभी कम्युनिटी इसमें आते थे जनरल में। और सभी को जो सीट्स मिला वो मिला इनके पॉपुलेशन के अनुसार, इनके पॉपुलेशन के अनुसार। अगर किसी का पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल जो है जनरल, जैसे मुस्लिम का पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 10% है, तो इस 296 का 10% किसे मिलेगा, मुस्लिम्स को मिलेगा। सिख का पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 5% है। ये हाइपोथेटिकल है, वैसे हाइपोथेटिकल क्या है, डाटा है, एज ए एग्जाम्पल। अगर 5% है तो 296 का 5% मिलेगा किसी, तो सिख को। और अगर 85% जनरल है तो 85% सीट्स मिलेगा किसी, सिर्फ जनरल को मिलेगा। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। और तीसरा प्रोविजन ये था दोस्त कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं, जो संविधान सभा के जो मेंबर हैं, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, इनका जो चुनाव होगा, संविधान सभा के मेंबर के बनने के लिए जो चुनाव होगा वो मेथड था
PRSTV, वो मेथड था दोस्त PRSTV, इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस मेथड के जरिए क्या हुआ कि जो संविधान सभा के मेंबर थे उनका चुनाव हुआ, तो इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, याद रखने का काम करेंगे, PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तीसरा था दोस्त कि कोई भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट के केस में यह PRSTV का मेथड जो था वो अलाउड, वो एप्लीकेबल नहीं था। ये PRSTV का मेथड सिर्फ जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वहीं पे एप्लीकेबल था। प्रिंसली स्टेट के केस में, जो प्रिंसली स्टेट्स था इसके केस में, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधि को नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेट करने का उनको पावर दिया गया। मतलब प्रिंसली स्टेट के केस में चुनाव नहीं था, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आएगा, बल्कि प्रिंसली स्टेट के जो राजा हैं वो जिस व्यक्ति को चाहेंगे वो अपने तरफ से संविधान सभा में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, अपने आप को नॉमिनेट करेंगे। तो ये दोस्त प्रोविजन था जो संविधान सभा बना एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्त जो इसमें अगला प्रोविजन है वो ये था कि क्या जो संविधान सभा है वो फुल्ली इलेक्टेड बॉडी था, पूरे तरीके से चुना हुआ एक संस्था था, या फिर पूरे तरीके से नॉमिनेटेड था, नॉमिनेटेड था। एग्जाम में सर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत के जो संविधान सभा था वो पूर्ण रूप से क्या था, चुना हुआ था, पूर्ण रूप से नॉमिनेटेड था, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो भारत का जो संविधान सभा था वह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित या मनोनीत। भारत के संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित, इसका मतलब हुआ दोस्त वह पार्शली इलेक्टेड था और वह पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी था। ना तो फुल्ली इलेक्टेड था ना ही फुल्ली नॉमिनेटेड था, बट दोनों का बीच था, कुछ इसमें चुनाव के जरिए भी आए और कुछ नामांकित के जरिए भी आए। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये क्या है, कंटेंट है। और दूसरा दोस्त, जो संविधान सभा था, संविधान सभा के जो मेंबर आए, वहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का कोई ये नहीं था, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वहाँ पे नहीं था दोस्त, बल्कि जो चुनाव हुआ वो लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पर होता है। इसके मतलब हुआ कि भारत के जो सभी नागरिक हैं वो संविधान सभा के मेंबर के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग पिछले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हम लोग पढ़े, उससे भी पहले हम लोग पढ़े कि जो 1919 है वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन आता है, बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड वहाँ पर इलेक्शन राइट दिया गया। फिर 1935 में आकर के दोस्त 10% जो सिटीजन था उसे वोटिंग राइट दिया गया। तो 1935 से लेकर के जो संविधान सभा बनने का जो जो समय था उस समय तक यही 10% का जो प्रोविजन का जो जुरिस्डिक्शन था वो जारी रहा। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटेड फ्रेंचाइज ही हुआ वहाँ पे हुआ था, क्योंकि 10% पॉपुलेशन के पास ही वोटिंग राइट था उस समय, इसलिए क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी को हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन है, तो संविधान सभा में उस समय के लगभग जो भी फेमस पर्सनालिटी थे, उस समय के जो भी फेमस पर्सनालिटी थे वो कहीं ना कहीं संविधान सभा के मेंबर थे। उस समय के जो भी फेमस पर्सनालिटी थे भारत के, वो संविधान सभा के मेंबर बने। बट जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो उस समय के जो सबसे फेमस पर्सनालिटी हुआ करते थे महात्मा गांधी, वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ही इज नॉट अ मेंबर। संविधान सभा के मेंबर
नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तो संविधान सभा का जो गठन होता है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो क्या होता है कि नवंबर नवंबर 1946 में होता है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके गठन के बाद दोस्त जो इसका पहला मीटिंग हुआ, जो फर्स्ट मीटिंग होता है संविधान सभा का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को जब इसका पहला मीटिंग चल रहा था तो उस मीटिंग में मात्र 211 मेंबर क्या होते हैं दोस्त, पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्त क्योंकि इनिशियली जब संविधान सभा बना तो इससे क्या होता है, प्रिंसली स्टेट है वो क्या करते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग था वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वर्ष 1946 तक जो मुस्लिम लीग का जो डिमांड था एक सेपरेट पाकिस्तान को, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इस कारण से मुस्लिम लीग डिमांड किया कि उसके लिए एक अलग से संविधान सभा चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए संविधान बनाएगा। इस कारण से मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि मात्र 211 मेंबर, 211 मात्र 211 मेंबर जो है संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया। जब दोस्त फर्स्ट मीटिंग चल रहा था तो मीटिंग शुरू करने के बाद क्या होता है कि एक उसमें इसके अध्यक्ष को चुना गया। तो सिंस चुनाव में एक प्रोसीजरल एक ये होती है, एक प्रोसेस को फुलफिल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो टेम्प्रोरी जो दोस्त चेयरमैन बने, टेम्प्रोरी जो दोस्त क्या बने दोस्त, टेम्प्रोरी इसके क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट जो बनते हैं संविधान सभा के, वो संविधान सभा के जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, जो सबसे मतलब उम्रदराज व्यक्ति जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या करते हैं कि जो सबसे एजेड मेंबर थे संविधान सभा के, इन्हें जो है टेम्पोरली क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इन्हें क्या किया गया, टेम्पोरली प्रेसिडेंट बनाया गया। जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसे चेयरमैन के रूप में चुनना या प्रेसिडेंट के रूप में चुनना, यह एक क्या है कि एक फ्रांस का क्या है, एक फ्रांस का प्रैक्टिस है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो टेम्पोररी रूप से जो प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि यह संविधान सभा के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इस प्रैक्टिस को जो फॉलो किया गया वो प्रैक्टिस था, फ्रांस का प्रैक्टिस था। तो एग्जाम में जो है आ सकता है क्वेश्चन कि जो प्रेसिडेंट बने वो प्रोसीजर किस देश से लिया गया था, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि विश्व के किस देश में जो हाउस होता है, जो पार्लियामेंट होता है, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो उस हाउस के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं। तो उसका दोस्त आंसर होगा फ्रांस। तो यह फ्रेंच प्रैक्टिस था। तो यह क्या था दोस्त, ये फ्रेंच प्रैक्टिस था। फिर इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा में एक इलेक्शन होता है। फिर इलेक्शन के जरिए राजेंद्र प्रसाद को एज अ चेयरमैन के रूप में, सॉरी दोस्त चेयरमैन बोला जाता है, चेयरमैन नहीं थे बल्कि प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें इलेक्ट कर लिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए क्या, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के साथ साथ दोस्त इसके कुछ वाइस प्रेसिडेंट भी थे। चेयरमैन के साथ साथ कुछ वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव हुआ। तो संविधान सभा के दोस्त एक प्रेसिडेंट थे और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। और क्या था कि 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे दोस्त HC मुखर्जी। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा कि संविधान सभा में एक वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि HC मुखर्जी थे, या फिर 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। वीटी कृष्णामाचारी दूसरे थे दोस्त, वीटी कृष्णामाचारी। तो क्या हो गया कि 2 वाइस प्रेसिडेंट हो गया। इसके बाद दोस्त क्या होता है कि अब संविधान सभा में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जब इलेक्शन प्रोसेस खत्म हुआ फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर
1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो क्या था कि फंडामेंटल था और फिलोसफी था। संविधान जो अपना बनने वाला था, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान एक बनाया जाने वाला था, तो इस संविधान का फिलोसफी क्या होने वाला है, इस संविधान का जो है फंडामेंटल क्या होने वाला है जिसको फॉलो करेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या किया गया, पारित किया गया। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि पारित करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इसे यूनानिमसली का मतलब होता है कि सर्वसम्मति से, बिना किसी इसके अगेंस्ट वोट के क्या कर लिया जाता है, संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946, और फिर इस डेट को 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा एक्सेप्ट कर लेता है। जो कि यही जो दोस्त था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, आगे चल करके क्या होता है कि भारत का प्रियम्बल बनता है। प्रियम्बल जो है भारत का इसी पर बेस्ड है, इसी फिलोसफी पर बेस्ड है। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन प्रियम्बल से मिलता जुलता प्रोविजन है। तो जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या प्रोविजन थे वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना फिर टाइम लैप्स की तरह है, क्योंकि प्रियम्बल में सेम चीज़ हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे हम इसे इन डिटेल में क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्त कि अब संविधान सभा का जो है एक तो काम था कि संविधान बनाना। फिर दोस्त क्या होता है कि वर्ष 1947 में एक कानून आता है, जिस कानून को हम लोग बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये कानून जो है क्या करता है, संविधान सभा को जो है ना कुछ और पावर देता है। संविधान सभा को दोस्त ये जो क्या कर दिया, एक संप्रभु बना दिया। संविधान सभा को क्या बना दिया दोस्त, तो संप्रभु, सोवरेन। इसका मतलब हुआ कि संविधान सभा जो है कोई भी डिसीजन ले सकता है, संविधान सभा खुद से कोई डिसीजन ले सकता है बिना किसी दबाव के। इवन ये अगर चाहे तो जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो कोई कानून बनाया गया है भारत के प्रति, उसे भी क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इसे इंपावर किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जरिए। तो एक संप्रभु बड़ी बनाया गया इसे। इसके साथ साथ दोस्त इसे बोला गया कि संविधान बनाने के साथ साथ जो भारत के लिए जो कानून है, अगर भारत के लिए कोई कानून बनाने का जो जरूरत है, उस कानून को भी बनाने की जो है पावर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि जो स्वतंत्र भारत था, स्वतंत्र भारत मतलब जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, उसके जो है ना पहला पार्लियामेंट के रूप में ये काम करता है, फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में काम करता है। तो दोस्त जैसे कि हम लोग देखिए संविधान सभा का अब क्या होता है कि दो फंक्शन हो जाते हैं। एक तो इनको क्या करना है कि संविधान को बनाना है, दूसरा था दोस्त इनको कानून बनाना है। अब इनको दो काम मिल गया। तो दोस्त इसमें प्रोविजन था कि जब यह कंस्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए जब बैठेगा, तब इसे हम लोग बोलेंगे संविधान सभा बोलेंगे हम लोग इसे हम लोग बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और संविधान जब बनेगा तो उस समय जो है इसके प्रेसिडेंट होंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस तरह से हम लोग पढ़े कि एक प्रेसिडेंट होंगे और दो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जब संविधान बनेगा तब, जब यही कंस्टिट्यूएंट असेंबली भारत के पार्लियामेंट के रूप में काम करेगा, भारत के संसद के रूप में काम करेगा कानून बनाने के लिए, तो इस समय यह एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगा, एक विधायिका के रूप में काम करेगा। तो यह एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगा। और जब यह लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगा, तब इसके जो है चेयरमैन होंगे। संविधान सभा के रूप में एक प्रेसिडेंट होंगे और इस केस में क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। और वो जो दोस्त चेयरमैन होंगे उनका नाम नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थे जीवी मावलांकर। इसको वैसे लिख सकते हैं दोस्त, MAVLANKAR, जीवी मावलांकर जो थे, जब संविधान सभा कानून बनाने के लिए बैठता था तो क्या था कि दोस्त जीवी मावलांकर ये करते थे। और एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो संविधान सभा था दोस्त, दोनों काम एक ही दिन नहीं कर सकता था। जिस दिन संविधान बनाने के लिए बैठा है उस दिन संविधान बनाना है, और जिस दिन कानून बनाने के लिए बैठा है उस दिन कानून बनाएगा।
तो इसमें ऐसा कुछ क्या था कि प्रोविज़न था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को क्या करना है कि हम लोगों को रिमेंबर करना है। अब इसके बाद है दोस्त अदर फंक्शंस। अब तो हम लोग इसका दो फंक्शन जो है जान गए, तो संविधान बनाना और दूसरा कानून पारित करना। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन था संविधान सभा का। वो फंक्शन दोस्त इस प्रकार से था। उसमें से दोस्त पहला फंक्शन जो था वो ये था, ये क्या करता है कि मई 1949 को इंडिया का जो मेंबरशिप था कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ नेशन। तो दोस्त कॉमनवेल्थ नेशन क्या है कि एक ग्रुप ऑफ नेशन का एक ग्रुप है जिसमें वो कंट्री आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम हुआ करता था, जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था। उससे हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। इसमें कुल जो है 56 मेंबर होते हैं, टोटल 56 इसमें मेंबर हैं। और ये जो कॉमनवेल्थ का जो टर्म है, कॉमनवेल्थ का टर्म कहीं एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये टर्म लॉर्ड रोजबेरी के द्वारा दिया गया था, ये टर्म लॉर्ड रोजबेरी। तो मई 1949 में जो संविधान सभा जो था अपना कॉमनवेल्थ नेशन के रूप में इंडिया का जो मेंबरशिप था, इंडिया का जो मेंबरशिप था, इंडिया का जो सदस्यता था, उसे क्या करता है, रेटिफाई करता है। इसके मतलब भारत की सदस्यता को एक्सेप्ट किया। और एक बात और दोस्त, जो कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं इसके जो हेड होते हैं, इसके जो हेड होते हैं वो ब्रिटिश क्राउन होते हैं। ब्रिटेन के जो राजा और रानी या फिर रानी होते हैं वो इसके हेड होते हैं। और दूसरा काम ये था दोस्त अदर फंक्शंस में कि यह क्या करता है कि 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है इसे अडॉप्ट कर लिया। तो इसे भी याद करने वाला बात है। और इसके बाद दोस्त इसका जो फंक्शन था वो था कि नेशनल एंथम, मतलब हुआ दोस्त जो राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान, तो क्या करता है, राष्ट्रीय गान को जनवरी 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। और जो था सर राष्ट्रीय गीत था, नेशनल सॉन्ग को भी इसी डेट को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। तो दोस्त जो राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गीत था, भारत का राष्ट्रीय फ्लैग था, कॉमनवेल्थ नेशन में भारत का जो मेंबरशिप था, इसे जो है एक्सेप्ट करने वाला और अडॉप्ट करने वाला कौन था, तो संविधान सभा था। संविधान सभा, इस चीज़ को याद रखेंगे। क्वेश्चन में अगर आए कि भारत का पार्लियामेंट, भारत का प्रेसिडेंट, तो नहीं, यह संविधान सभा था। ये कौन था, तो संविधान सभा था। इसके बाद जो सर मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये था कि भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, भारत के जो पहले प्रेसिडेंट हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी इलेक्शन जो है संविधान सभा ही करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो इलेक्शन है वो संविधान सभा के जरिए हुआ। जो प्रोविजन हम लोग आज पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उसमें क्या हुआ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बट वो चीज़ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केस में क्या था, मिसिंग था। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केस में सिर्फ संविधान सभा ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब आइए दोस्त हम लोग जानते हैं कि संविधान बनाने में जो है कितना टाइम लगा संविधान बनाने में। तो दोस्त संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन का दोस्त क्या लगता है इसमें कि टाइम लगता है। और इस बीच क्या होता है दोस्त कि टोटल 11 सेशन, इस दौरान टोटल 11 सेशन किए जाते हैं संविधान सभा के। कितने, तो टोटल 11 सेशन। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि ये जो 11 सेशन हुए, इस सेशन को हम लोग जानने का काम करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से सेशन हुए। उससे पहले हम लोग दोस्त कुछ प्रोविजन जान जाते हैं कि संविधान जब बन रहा था तो जो संविधान निर्माता थे, फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि 60 कंट्रीज से ज़्यादा का जो संविधान था उसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और इसे ऑब्जर्व करने में टोटल 114 दिन का टाइम लगा।
114 मतलब 114 डेज का क्या लगता है दोस्त, टाइम लगता है। पहले 114 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं और फिर क्या होता है कि संविधान बनाते हैं। तो टोटल संविधान बनाने में जो टोटल खर्चा आया वो था 64 लाख 64 लाख रुपए। उस समय 64 लाख रुपए खर्च आए। 64 लाख रुपए संविधान बनाने में क्या होता है कि खर्च आता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे। जो संविधान सभा था दोस्त, इसका जो आखिरी सेशन हुआ, संविधान सभा का जो आखिरी सेशन हुआ, जो इसका लास्ट सेशन था, वो लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा जो है, संविधान सभा के रूप में अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को मिलता है। बट इसका मतलब दोस्त ये नहीं है कि इसके बाद संविधान सभा का विघटन हो गया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है 24 जनवरी 1950 के बाद एक भारत का जो है एक प्रोविजनल पार्लियामेंट, भारत के प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में क्या करता है, एक्ट करता है। जब तक कि 1951-52 के बीच में जो भारत का जो है नया पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट गठन नहीं हो जाता, तब तक यह प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया। हालांकि यह संविधान सभा के रूप में तो बंद काम करना छोड़ दिया, बट कंटिन्यू रहा, यह बड़ी कंटिन्यू रहा एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में। तो आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं कि 11 सेशन जो है कौन कौन से हुए। तो दोस्त, भारतीय संविधान का जो जो फर्स्ट सेशन हुआ करता, जो फर्स्ट सेशन हुआ भारत के संविधान का प्रथम सेशन, वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलता है। इस डेट को याद करना है, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, इस डेट को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। जो फर्स्ट हो गया, इसके बाद दोस्त सभी डेट को याद रखने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट के बाद सेकेंड को याद कर लो। अभी तक एग्जाम में सेकेंड वाले आए नहीं है, आगे चलकर कहीं आ सकते हैं। तो जो सेकेंड था दोस्त, वो था जनवरी 20 से 1947 तक, जनवरी 20-25 से 1947। हालांकि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसका ओवरव्यू कर लेना। जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एसएससी जो सीजीएल है उसमें जो इनमें से कोई फिफ्थ या फोर्थ सेशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो एक बार ऑब्जर्व करना जरूरत है, कहीं कौन जानता है कहाँ से एग्जाम में पूछ दे। बट जो इसका 11th सेशन था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस 11th सेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। नवंबर 14 से नवंबर 26, इस डेट को याद कर लेना, 1949। यहाँ पर 11वां सेशन होता है, 11वां सेशन। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और इसे जो है खुद से ऑब्जर्व करके देख लेना, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें दिए हुए हैं। तो थैंक यू दोस्त। अब हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या करेंगे कि इस चैप्टर को कंटिन्यू करने का काम करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कंटिन्यू, और जो रिवीजन है उसे कंटिन्यू रखें, रिवीजन को कंटिन्यू रखें। और दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें, इसे ज़रूर करें। तो दोस्त थैंक यू दोस्त, मिलते हैं कल एक अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।